नमस्कार साथियों, जीएस सब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। 72वीं प्री का एग्ज़ाम का दिन अब ज़्यादा बचा नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी अच्छे से कर लिए होंगे, है ना? तो 5-6 दिन बचा है, इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखना। 1 साल के अंतराल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, उन क्वेश्चन को एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेंगे। इससे थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ प्रश्न सीधा-सीधा वहीं से आए आपके एग्ज़ाम में, तो उन क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और हम लोग का 30 दिन का जो निर्णायक बैच चल रहा था, तो बैच बहुत अच्छे तरीके से चला है। जो भी बच्चे जुड़े, लगभग 1500 बच्चे थे उसमें, ठीक है ना? तो आप देखोगे डे बाय डे टारगेट दिए जाते थे, उसके नोट्स दिए जाते थे और उसी के आधार पे डेली टेस्ट होता था। तो जो बच्चे इतना कर लिए होंगे, तो हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि उनका प्री नहीं रुकेगा, ठीक है ना? जब आप टू द पॉइंट पढ़ते हो, तब आपको लगता है कि नहीं, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है। टू द पॉइंट कैसे पढ़ोगे? जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, सिलेबस देखोगे, तभी आपकी स्टडी टू द पॉइंट चलेगी। तो कोशिश करेंगे जितने भी टाइम बचे हैं उसमें हम 1 साल के दौरान जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, अलग-अलग एग्जाम लिए जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग गो थ्रू करने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन जब देखेंगे तो जहाँ ठीक है डिटेल बताने की ज़रूरत होगी, हम डिटेल बता देंगे, ठीक है। जहाँ लगेगा ठीक है, सिंपल तरीके से चीज़ों को बताया जा सकता है ईज़ी वे में, तो फिर उसको हम उसी तरीके से लेके चलेंगे। क्योंकि आप लोगों के अंदर उतना पैशेंस नहीं है कि आप 2 घंटा 3 घंटा का लेक्चर देख सकते हो। आप तो लोग सोचते हो रील स्क्रॉल करें और मेरा प्री निकल जाए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा और ऑलमोस्ट अब क्या पढ़ना पड़ेगा, पढ़ ही लिए होंगे। जो लोग सीरियस तैयारी कर रहे होंगे तो उनकी तैयारी ठीक ठाक होगी, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग तो होजगरी कोहरा रोपते हैं कि हाँ अब एग्जाम आ गया, अब एकदम दशरथ मांझी बन जाना है, ठीक है ना। तो हम हमेशा कहते हैं 6-7-8 महीने अपने ऊपर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग 6-7-8 महीने नहीं देते हैं, 10 दिन में सोचते हैं बहुत कुछ हम लोग कर लें। तो आज हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाँ, और इससे पहले एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है कि हर साल देखोगे हम अंतिम प्रहार टेस्ट लेते हैं। तो अंतिम प्रहार टेस्ट इस बार 22 तारीख को है, बुधवार वेडनेसडे पर है, ठीक है। तो इस बार बेगूसराय सेंटर पे वो टेस्ट नहीं होगी, सिर्फ पटना सेंटर पे होगी। जो ऑनलाइन बच्चे ऑनलाइन देना चाहते हैं ऑनलाइन दे लेंगे। जो पटना में अवेलेबल हैं या पटना आ सकते हैं तो पटना सेंटर पे आके टेस्ट दे लीजिए। एडमिट कार्ड आपको बाकायदा लाना है। एडमिट कार्ड भी मेरे तरफ से जारी होगा, यदि बीपीएससी की तरफ से तब तक एडमिट कार्ड आ गया तो वो भी एडमिट कार्ड लाना है। तो जैसा एग्ज़ाम का माहौल होता है ना, हर साल हम उसी माहौल में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो 22 तारीख को आप लोग पटना सेंटर पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, या जो पटना से बाहर हैं, जो बिहार में नहीं है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे लीजिए, ठीक है। और ऑफलाइन की जो टाइमिंग रहेगी 12 से 2, क्योंकि बीपीएससी की भी टाइमिंग यही रहती है और हम लोगों की भी टाइमिंग 12 से 2 रहेगी। तो अंतिम प्रहार टेस्ट में ज़रूर शामिल होइए, फुल लेंथ टेस्ट पूरा रहेगा और आपको वो माहौल का पता चलेगा। और जब उस एनवायरनमेंट में दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे देते हैं, एडमिट कार्ड लेके आइएगा, एडमिट कार्ड चेक होगा, फिर बैठाया जाएगा, थोड़ा बहुत वहाँ डिस्टर्बेंस भी होगा कि जैसा मतलब एग्जाम में हूबहू जो पैटर्न चलता है उसी पैटर्न्स पे आपके प्रॉपर एग्जाम लिए जाएंगे। तो जो पटना में अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो एग्जाम आकर दीजिए। आवाज़ तो जा ही रही है, आवाज़ ब्रेक नहीं है ना? हाँ, आवाज़ जा रही है, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो 1-2 सेकेंड का पॉज दे देंगे और कमेंट बॉक्स में आपको भी आंसर करना है, ठीक है ना। पढ़े होंगे तो आंसर कर ही सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की विभिन्न सूचियों से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। यानी कंकरेंट लिस्ट की बात कहा जा रहा है। आपको पता होगा कि 3 लिस्ट होता है ना। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। राज्य सूची में सिर्फ राज्य के द्वारा डिसीजन लिया जाता है और केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। इससे एक और क्वेश्चन पहले पूछा था कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है। केंद्र सूची में कितने विषय को लिस्ट किया गया, राज्य सूची में कितने विषय को लिस्ट किया गया, और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में कितने विषयों को लिस्ट किया गया, कितने सब्जेक्टों को लिस्ट किया गया। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में आपको देना है।
और यहाँ क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब देखते हैं, पहला है वन्य जीव का संरक्षण, वन्य जीव का संरक्षण, सही है, ठीक है। कृषि आय पर आयकर, ठीक है। बिजली की खपत या बिक्री पर कर और मूल्य नियंत्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 और 4। क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 4। आप लोगों को भी आंसर देना है, सिर्फ मेरे बताने मात्र से नहीं होगा, आप लोगों को भी प्रॉपर इस पे आंसर देना है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक बार क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करते हैं? जब नहीं बोला जाए ना तो उसको अंडरलाइन करिए, नहीं वाले को पहले अंडरलाइन करिए। आपको पता होगा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, इन तीनों सिद्धांतों पे आधारित है, ठीक है। और गांधीवादी सिद्धांत किस आर्टिकल पे जिक्र है इसका? आर्टिकल 40, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको पता होगा क्या है? भाग 4 में है ना, 36 से 51, 36 to 51, यही है ना। तो 3 विचारों पे आधारित है, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करते हैं? ग्राम पंचायत, ठीक है। अब ग्राम पंचायत तो होगा ही होगा। समान नागरिक संहिता क्या है? आर्टिकल 44। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग का बढ़ावा, काम का अधिकार, ठीक है। एक सेकेंड का पॉज देते हैं, आप लोग इसका आंसर खुद करिए। क्या होगा इसका आंसर? खुद करिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 है ना, और 4, 2 और 4। समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार, समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार। हेलो, हाँ हाँ विनय, हाँ क्लास ही ले रहे हैं, कुछ जरूरी काम था क्या? अच्छा ठीक ठीक ठीक, है ना। 2 और 4, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा है गांधीवादी सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत तो शामिल ही है और कुटीर उद्योग तो शामिल ही है। पता है ना, गांधी जी चरखा का चलाते थे, ठीक है। कुटीर उद्योग यहाँ शामिल ही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 और 4, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लोकसभा के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती की शक्ति किसमें निहित है? लोकसभा के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती की शक्ति किसमें निहित है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। किसमें निहित है? क्या पूछ रहा है? लोकसभा के सचिवालय, लोकसभा के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती किसमें निहित है? पहला है संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा है प्रधानमंत्री कार्यालय, तीसरा है कर्मचारी आयोग और चौथा है राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के बाद। चौथा ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के बाद। तो डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती की शक्ति किसमें निहित है? आप लोग बहुत लोग एसएससी लगा लेंगे, ठीक है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो एसएससी नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। और 71वीं में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है, 71st में ही क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में, अटॉर्नी जनरल एजी, ठीक है, राष्ट्रपति को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही सुनवाई का अधिकार है, संसद के सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं, सरकार के पूर्णकालीन वकील होते हैं। क्या इसका आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो इसका आंसर होगा वो राष्ट्रपति को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं। और अटॉर्नी जनरल की बात कहें, अटॉर्नी जनरल की बात कहें तो इसका जो वर्णन है आर्टिकल
76 में दिया गया है, आर्टिकल 76 में। अब ये इनके बारे में ये पढ़े ही होंगे कि संसद में क्या है, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग देने का इनको अधिकार नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो मंत्री का पद होता है या जो प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ठीक है विधि का ज़्यादा नॉलेज है, तो उनको भी विचार विमर्श करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, कानूनी सलाह लेने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। तो किससे सलाह लेंगे, बताइए किससे सलाह लेंगे? तो भैया इसी के लिए इसको अपॉइंटमेंट किया गया है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को, कि भैया आके हमें कानूनी मामलों पर सलाह दे, आके क्या करे, कानूनी मामलों पर सलाह दे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं, और इसका वर्णन जो है कहाँ है, आर्टिकल 76 में। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भैया क्या संसद में भाग ले सकते हैं और वोटिंग भी दे सकते हैं? नहीं, संसद में भाग जरूर ले सकते हैं, लेकिन है ना, सुनने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, लेकिन वोटिंग देने का किसी भी मामले में वहां अधिकार नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आइए विचार करते हैं। मंत्रालयों और विभागों का गठन प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से किया जाता है। क्या कहा गया है? मंत्रालयों और विभागों का गठन प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से किया जा सकता है। दूसरा जो बोला गया है, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर आवंटित किए जाते हैं। क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस, क्या पूछा जा रहा है कि भैया कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है, मंत्रालय और विभागों का गठन प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से किया जाता है, और दूसरा जो है, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर आवंटित किया जा सकता है। तो पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं वहां देखिए, यहाँ पे लिखा है कैबिनेट सचिव। भैया इससे क्यों पूछा जाएगा? ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ है प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर आवंटित किया जाएगा। यह कथन बिल्कुल सही है, केवल 2 सही होगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप बताइए क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, तो जवाब देंगे 5 वर्ष। नहीं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल बिल्कुल नहीं होता है, 5 वर्ष का नहीं होता है। जब तक वह बहुमत में है, ठीक है, बहुमत सिद्ध किए हुए हैं, तब तक वह प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन उनका मेजोरिटी चली जाएगी तो वह सत्ता से वो बाहर हो जाएंगे, वह प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सपोज करिए ना कि अभी ठीक है बीजेपी गवर्नमेंट है, बहुत सारे पार्टी का समर्थन भी है, और पार्टी का समर्थन हट जाए तो क्या आज प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री पद से उनको हटना पड़ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछेगा सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तब आप वहां बता सकते हो 5 वर्ष। ठीक है, तब वहां आप बता सकते हो 5 वर्ष। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में क्या सही है? ठीक है, महाअधिवक्ता को मतदान देने का अधिकार है। विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की बात कही जा रही है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर की बात कही जा रही है। पहला जो ऑप्शन है, महाअधिवक्ता को मतदान देने का अधिकार है। क्या है? महाअधिवक्ता को मतदान देने का अधिकार है। ठीक है, दूसरा है महाधिवक्ता, जो काम अटॉर्नी जनरल सेंटर में रह के करते हैं वही काम महाअधिवक्ता राज्य सरकार के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है, विधानमंडल में कार्य केवल राज्य की राजभाषा में या हिंदी में या अंग्रेजी ही संचालित होगा। विधानमंडल में कार्य केवल राज्य की राजभाषा में या हिंदी में या अंग्रेजी में ही संचालित होगा। तीसरा है, यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर भी चर्चा कर सकता है। किसी की कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न उठाया जा सकता है। तो राज्य विधानमंडल के बारे में पूछा गया है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। और इसका जो आंसर होगा क्या सही है, इसका आंसर हो जाएगा
विधानमंडल में कार्य केवल राज्य की राजभाषा में या हिंदी में या अंग्रेजी में ही संचालित होगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, पहला महाधिवक्ता को मतदान देने का अधिकार है। जब अटॉर्नी जनरल को मतदान देने का अधिकार नहीं है तो महाधिवक्ता को मतदान देने का अधिकार कैसे हो सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी साफ साफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, राज्य के बीच विवाद। दूसरा देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच विवाद। तीसरा है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। चौथा है संविधान के उल्लंघन में सुरक्षा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा या मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आप पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 पढ़े होंगे ना, पार्ट 3 12 से 35 आर्टिकल में इसका जिक्र है। ठीक है, और यहाँ से रिट से भी क्वेश्चंस बनते हैं और फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस पूछा गया था आर्टिकल 14 से रिलेटेड, है ना। बीपीएससी में ही पूछा गया था कि भैया आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और समानता की जो बातें कही गई है वो कहाँ से ली गई है। तो लोग बहुत अमेरिका लगा दिए फंडामेंटल राइट सोच के, नहीं, उसके अंदर जो टर्मोलॉजी लिखी गई, जो टर्म लिखे गए हैं विधि के समक्ष समता और समानता, वह ब्रिटेन से ली गई है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है ये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। आपको पता होगा कि 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत क्या है, तो भैया जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं भैया उसका संरक्षण करना क्या है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, और आर्टिकल 226 पढ़े होंगे हाई कोर्ट के संदर्भ में, तो ये भी जानकारी आप लोगों की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आप लोग पढ़िए, है ना। एक बार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने का अधिकार किसे है। पहला है ब्लॉक समिति के अध्यक्ष, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है जिला परिषद के अध्यक्ष, चौथा है राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। राज्यपाल द्वारा क्या है, गठित वित्त आयोग। इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। ठीक है, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आंसर नहीं होगा। पता है कि भैया राज्यपाल के द्वारा एक फाइनेंस कमीशन गठित किया जाता है, क्या है, समीक्षा करने के लिए। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में जो वित्तीय चीजें होती है या कितना क्या देना है किस पंचायत में, उसके लिए समीक्षा करने के लिए क्या होता है, एक फाइनेंस कमीशन गठित किया जाता है। किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। और ये भी क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र निम्नलिखित में से कौन संबोधित करता है। ये रहे ABCD ऑप्शंस, ये भी ABCD ऑप्शंस रहे। इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या होगा। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है संसदीय कार्य मंत्री। तो लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र को निम्नलिखित में से कौन संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। और राष्ट्रपति का आर्टिकल्स क्या है, 52 से 61। ठीक है, और इसके आर्टिकल 72 क्या है, क्षमादान की शक्ति। और 61 में क्या है, महाभियोग, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट की बातें कही गई है। आप लोग पढ़े भी होंगे और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। राष्ट्रपति काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से प्री के भी अंदर क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस के भी अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, यदि राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु किसे भेजा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में पूछा गया कोई प्रश्न उठता है तो यह
प्रश्न निर्णय हेतु किसे भेजा जाएगा? एसओ में पूछा है। तो पहला जो है राज्यपाल, दूसरा है निर्वाचन आयोग, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा है राष्ट्रपति। चौथा क्या है? राष्ट्रपति। क्या होगा इसका आंसर? ए। इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। क्योंकि राज्य विधानमंडल की बात कही जा रही है तो ऑब्वियसली है कि राज्यपाल के द्वारा ही ये निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ये निर्णय लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग, यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आर्टिकल है? 324। यहाँ से भी क्वेश्चंस भर भर के पूछते हैं, प्री के अंदर भी आते हैं और मेंस के अंदर भी आते हैं। राष्ट्रपति के बारे में तो पता है 52 से 61 है। और भी आर्टिकल है जैसे अध्यादेश हो गया, क्षमादान हो गया, ठीक है, तो और भी कुछ आर्टिकल है, लेकिन मेनली जो आर्टिकल है वो है 52 से 61, 52 to 61। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, आवाज जा रही है ना? कुछ बच्चे है ना, जवाब दे, आवाज जा रही है? ठीक है, आवाज जा रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जब नहीं है तो उसको अंडरलाइन करिए। ठीक है, पहला है राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 248। व्यापार और वाणिज्य की शक्ति, अनुच्छेद 301। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 244। भारत की संचित नीति, अनुच्छेद 266। आप लोग भी आंसर करिए, आप लोग भी देखते किसका आंसर क्या करते हैं। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर बताइए? क्या है? पहला, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 248 नहीं होगा। क्या यहाँ क्वेश्चन पूछा गया? सुमेलित नहीं है, 248 नहीं होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा संसद की शक्ति अनुच्छेद 249 के अंतर्गत आती है, ना कि 248 के अंतर्गत आती है। ठीक है, 249 हो जाएगा, 248 इसका आंसर नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन से क्वेश्चंस बन जाएगा। पहला ही ऑप्शन क्या है? राज्य की सूची पर विषय कानून पर बनाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 248 नहीं 249 है, सुमेलित नहीं है की बात कही गई थी। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब कोई विधेयक विधानसभा द्वारा या राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों विधान परिषद होने की स्थिति में द्वारा पारित किया गया हो तो राज्यपाल यह कर सकता है। क्या कर सकता है? जब पूरा क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन पढ़ेंगे, तभी पता चलेगा। विधेयक को स्वीकृति देना, पुनर्विचार हेतु लौटाना, अपनी स्वीकृति रोकना, धन विधेयक को लौटाना। ठीक है, अब देखोगे विधेयक को स्वीकृति देना ये होगा, पुनर्विचार हेतु लौटाना ये भी होगा, अपनी स्वीकृति रोकना, ठीक है, ये भी होगा, धन विधेयक को लौटाना ये नहीं होगा। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे 12 का, वो हो जाएगा सी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आवाज जा रही है ना? आवाज नहीं जाएगी तो एक बार बता दें। ठीक है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण करने की शक्ति किसे है? एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्थानांतरण करने की शक्ति किसे है? पहला है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है संसद, तीसरा है प्रधानमंत्री कार्यकालय, चौथा है राष्ट्रपति। चौथा क्या है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को ही यह पावर है क्योंकि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सके। ठीक है, तो किसके पास ये पावर है? राष्ट्रपति के पास ही यह पावर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 14 का 13 का डी। अब नेक्स्ट है 14, है ना? क्वेश्चन है आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है, संविधान में परिभाषित नहीं है, दूसरा है सीमित है,
तीसरा है केवल राजनीतिक मामलों से संबंधित है, डी है असीमित है। डी है क्या? असीमित है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जो आंसर हो जाएगा आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? सीमित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 14 का आंसर बी। अब हम लोग 15वां क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पहला है अशोक मेहता समिति, दूसरा है जीवीके राव समिति, तीसरा है स्वर्ण समिति, चौथा है LM सिंघवी समिति। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है संबंधित नहीं है, उसको अंडरलाइन करिए। और पंचायती राज व्यवस्था में एक और पढ़े होंगे बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो हाँ ये नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका स्वर्ण सिंह समिति। ये फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश किए थे कब? 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इनके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की गई थी। और फंडामेंटल ड्यूटीज वर्तमान में देखोगे तो कितने हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। स्टार्टिंग में 10 थे, और 11वां जो है राइट टू एजुकेशन की बात कही गई। राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन की बात कही गई है। और किस अमेंडमेंट में जोड़ा है इसको? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में तो चेंज हुआ ही हुआ, फंडामेंटल राइट्स में भी हुआ है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी हुआ है। और सारे एक ही अमेंडमेंट से हुए हैं, 86 अमेंडमेंट से। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर के फैक्ट्स याद रखिएगा, तो वहां से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नगर पालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नगर पालिका के गठन हेतु चुनाव उसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा। दूसरा जो है, नगर पालिका के गठन हेतु चुनाव उसकी समाप्ति से 3 महीने से पहले होना चाहिए। तीसरा है, कार्यालय समाप्त होने से पहले विघटित नगर पालिका के स्थान पर गठित नगर पालिका केवल शेष अवधि के लिए ही जारी रहेगी। चौथा है, यदि नगर पालिका अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है तो नई नगर पालिका 5 वर्ष के लिए गठित होगी। पहले एक बार क्वेश्चन आप लोग ढंग से पढ़ ले, फिर हम लोग इसके आंसर पे चलेंगे। ठीक है, तो पूछा गया है नगर पालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है ना, 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहले एक बार ध्यान पूर्वक इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ ले। तो पहला है, नगर पालिका के गठन हेतु चुनाव उसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा। सही है। ठीक है, दूसरा है, नगर पालिका के गठन हेतु चुनाव उसकी समाप्ति से 3 महीने पहले होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। तीसरा है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले विघटित नगर पालिका के स्थान पर गठित नगर पालिका केवल शेष अवधि के लिए ही जारी रहेगा। सही है। चौथा है, यदि नगर पालिका अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है तो नई नगर पालिका 5 वर्ष के लिए गठित होगी। गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, उसके आंसर आ ही जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के शासन और प्रशासन हेतु अलग कानून बनाने के समक्ष बनाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन देखिए, 244 आर्टिकल, आर्टिकल 243, आर्टिकल 245, आर्टिकल 249। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 244। इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 244। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघवाद, एकदम फेडरलिज्म की बात कही जा रही है, संघवाद में असमानता के उदाहरण है, यानी असमानता के उदाहरण है, ठीक है ना। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व। दूसरा है पांचवी और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। तीसरा है नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। और चौथा है संघीय इकाइयों के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान। और यहाँ ABCD करके दिया हुआ है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। तो क्या पूछा गया है? संघवाद के बारे में असमानता के उदाहरण है। तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व सही है। पांचवी और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान, ठीक है, ये भी सही है। नीति आयोग की संरचना ये नहीं होगा। संघीय इकाई के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान, तो ये भी हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। उम्मीद है कि आप लोग भी आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ हमारे आंसर मात्र से आपका सारा सॉल्यूशंस नहीं हो जाएगा, आपका बीपीएससी प्री नहीं निकल जाएगा। तो पढ़े होंगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर तो कर ही सकते हैं, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो कोई और बात है। चलिए ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भाग 4A के तहत सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है। और किसके सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटीज लाया गया था, ये थोड़ी देर पहले बताए थे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे आया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और 42 अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। आपको बताए थे जब इंदिरा गांधी की स्टोरी, इंदिरा गांधी बोली भैया कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ बदल के रख दो, ठीक है। देखोगे बहुत सारे चेंजेज वहां पे 42वां संविधान संशोधन में किए गए। तो यहाँ पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है, नहीं वाले को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, नहीं वाले को सबसे पहले अंडरलाइन करना है। पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ये तो बिल्कुल है ही, जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाए हैं ऐप पे जो क्लास जा रही है उसमें आप देखिएगा, ठीक है। अपने आसपास की सफाई रखना, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति समृद्ध विरासत को संजोए रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। जब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़िएगा तो ए भी मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा, डी भी मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो सिर्फ बी मिलेगा, अपने आसपास की सफाई करना। ऐसे भी हुई अपने आसपास की सफाई करिए, फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं लिखा गया है तो क्या हुआ, साफ सफाई तो करना ही चाहिए, ठीक है। आवाज आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि कितना क्वेश्चन हम लोग कर पाए, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवियस कॉर्पस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए आइए हम लोग विचार करते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट का उल्लेख अनुच्छेद 32 और 226 दोनों में है। दूसरा जो है इस रिट का प्राथमिक उद्देश्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना है। तो यह ठीक है, कथन पे विचार कर लिए। अब आते हैं इसके ऑप्शन पे ABCD, 1 और 2 दोनों, केवल 1, सी केवल 2, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सिंपल सा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, ठीक है। इसका आंसर करिए। 1 मिनट है ना, थोड़ा सा कुछ काम आ गया है, जस्ट 1 मिनट बाद फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं।
क्लास लेते लेते कुछ काम भी आ जाता है, ठीक है। हाँ, आप लोगों का क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक और दो दोनों। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो कितनी देर बंदी बनाना है भैया? 24 घंटे। 24 घंटे से ज़्यादा बंदी नहीं बना सकते हो, न्यायालय के पास आपको ले जाना पड़ेगा। तो 5 प्रकार के रिट वहाँ पढ़े होगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, रिट पढ़े ही होगे। तो हाँ, रिट से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो रिट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट का उल्लेख अनुच्छेद 32 और 226 दोनों में है। इस रिट का प्राथमिक उद्देश्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? ठीक है, अब नहीं पूछ रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़े होंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब आप पढ़े होंगे तो हाँ पढ़े होंगे ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है ए माधवराव, दूसरा है एस एन सादुल्ला, तीसरा है दामोदर स्वरूप सेठ, चौथा है एन जी अंगेर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर हम बता देते। इसका जो आंसर हो जाएगा दामोदर स्वरूप सेठ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर स्वरूप सेठ हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है समिति के सदस्य नहीं है, यानी ये भी सदस्य थे, ये भी सदस्य थे और ये भी सदस्य थे और सदस्य नहीं थे, तो ये थे दामोदर सेठ, ये सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? चलिए, क्या सही हम लोग देखते हैं। इसका गठन सथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसे 1964 में वैधानिक दर्जा मिला। तीसरा है, इससे एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 3 अन्य आयुक्त होते हैं। और ये रहे ऑप्शन, केवल एक, बी केवल एक और दो दोनों, तीसरा है 1 और 3, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग भी आंसर करिए, आप लोग आंसर करिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर होना चाहिए ये हो जाएगा, इसका गठन सथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था, यानी केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वह एएसओ में पूछा गया था, बीपीएससी एएसओ में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक, यानी मनी बिल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला पढ़ते हैं, क्या सही है। कोई भी विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर लगाने या समाप्त करने का प्रावधान करता है वह स्वतः धन विधेयक बन जाता है। दूसरा जो है, यदि राज्यसभा धन विधेयक पर कुछ सिफारिशें करती है तो लोकसभा उन सिफारिशों का स्वीकार करने के लिए बाध्य है। तीसरा जो है, यदि धन विधेयक 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है तो इसे पारित माना जाता है। और यहाँ है ऑप्शन, केवल एक, बी के 1 और 3 दोनों, सी 2 और 3, डी केवल 3। क्या आंसर हो जाएगा? फिर से एक बार पढ़ते, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? कोई भी धन विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर लगाने या समाप्त करने का प्रावधान करता है वह स्वतः धन विधेयक बन जाता है, यह नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, यदि राज्यसभा धन विधेयक पर कुछ सिफारिशों करती है तो लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, यह भी नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है, यदि धन विधेयक 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है तो इसे पारित माना जाता है। तीसरा जो ऑप्शन देखो यह सही है और इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, केवल 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, केवल 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूनेस्को ने किस वर्ष राजनीति विज्ञान के दायरे को परिभाषित किया था? तो यूनेस्को के बारे में पूछा जा रहा था, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा
1948 आपको पता है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। उसके बाद देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के ठीक 1 वर्ष बाद क्या है, यह अमेंडमेंट करनी पड़ जाती। पहला संविधान संशोधन हुआ 1991 में लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, लेकिन सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स का मामला नहीं था, फंडामेंटल राइट्स का भी मामला था, राइट टू प्रॉपर्टी का भी मामला था, तो बहुत सारे मामले वहाँ पे थे। तो थोड़ा इंटरलिंक करके पढ़िएगा तो चीज़ें और भी बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। तो आवाज़ जा रही होगी, आप लोग क्वेश्चन डील कर रहे होंगे, ठीक है ना, आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। आप लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के साधनों से संबंधित है, यह किसने कहा है, ठीक है। यह किसने कहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के साधनों से संबंधित है, यह किसने कहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिमॉक। इसका आंसर हो जाएगा डिमॉक। और ये क्वेश्चंस पूछा गया है बीपीएससी एएसओ मेंस में, यह क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। एसओ मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रीम्बल से क्वेश्चन आया है, और ठीक है चलिए भैया विचार करते हैं। पहला है, केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रस्तावना बाध्य योग है और इसके प्रावधान न्यायालय में परिवर्तनीय है, ठीक है। तो प्रेमबल से हमेशा क्वेश्चंस आते रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो है, केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तीसरा जो है, प्रस्तावना बाध्य योग है और इसके प्रावधान न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है, प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला सकता है, दो भी सही है। तीसरा जो है, प्रस्तावना बाध्य योग है और इसके प्रावधान न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तीसरा गलत है, जो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, केवल 1 और 2, क्या आंसर हो जाएगा, डी, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। और प्रेमबल पढ़े ही होंगे, है ना, लैंडमार्क जजमेंट है केशवानंद भारती, उसको आप लोग अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द भी जोड़े गए थे, पता होगा, है ना, समाजवादी, परंतु निरपेक्षता और अखंडता, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट में ही तो जोड़ा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। चलिए ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या सही है। इसकी पहली स्थापना 1921 में हुई थी, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें 22 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, ये भी सही है। तीसरा, समिति के कार्य लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 308 क्लॉज 1 में निहित है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में रह रहा कनाडा का नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। जब सिटीजनशिप पढ़िएगा तो हाँ इस चीज को पढ़िएगा, क्या लिखा है, भारत में रह रहा कनाडा का नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। और फंडामेंटल राइट्स में भी इस चीज को आप पढ़िएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट जब पढ़िएगा तो इस चीज का जिक्र है। कानून के समक्ष समता और समानता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में क्या है, सुरक्षा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है डीएसओ में पूछा गया, क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, डीएसओ में पूछा गया है। तो भैया ठीक है, कानून के समक्ष समता और समानता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ
नहीं है, लेकिन ठीक है, इसमें 2 टर्म आर्टिकल 14 जब पढ़िएगा तो फिर यहाँ पे वो टर्म आएंगे, कानून के समक्ष समता और समानता। ठीक है, ये है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बातें कही गई है वो भैया कनाडा के नागरिक के पास नहीं है। ठीक है, और आप ये जब पढ़िएगा आर्टिकल 19, ठीक है, इसमें बातें कही गई है। ठीक है ना, आपको पता होगा बोलने की स्वतंत्रता है ना, आवागमन की स्वतंत्रता, तो हाँ डिटेल में हम लोग बताए भी है 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो कनाडा के नागरिक हैं, किस अधिकार का दावा नहीं कर सकते भैया? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब यहाँ आके भैया भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनके पास नहीं है। और बीपीएससी डीएसओ में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद पढ़िए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बार। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया? मतलब नहीं वाले को तो पहले अंडरलाइन करिए, क्या पूछा गया है? नहीं जोड़ा गया। देखते अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 से 43। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। और अनुच्छेद 38 में क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर करिए। ठीक है, कितने नंबर क्वेश्चंस थे? ठीक है ना, 29 क्वेश्चंस हम लोग देखे हैं, 29 क्वेश्चन डील किए। देखते हैं कि मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस आज हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान ने राज्यसभा सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से लिया है? क्या पूछा है? राज्यसभा सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से लिया है? पहला है ब्रिटिश संविधान, दूसरा है कनाडा का संविधान, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 राज्यसभा सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से लिया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका का संविधान। क्या हो जाएगा आंसर? दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका से और एक चीज क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और कनाडा से क्या लिया गया? फेडरलिज्म, संघवाद जो पढ़ते हैं वह कनाडा से लिया गया। और ब्रिटिश के संविधान से भी बहुत कुछ लिया गया है, उसके डिटेल वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? पहला है वराहगिरी वेंकटगिरी, कोचेरिल, रामन नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हमीद अंसारी। मोहम्मद क्या है? हमीद अंसारी। क्या इसका आंसर होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसका आंसर होगा, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यह भी क्वेश्चन डीएसओ में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन किससे पूछा गया है? डीएसओ में पूछा गया है। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, कंफर्म कर दिए, नहीं तो पता चलेगा हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, आवाज कहीं जा नहीं रही होगी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत। सिंपल सा आंसर है, किस चीज की जरूरत होती है? बी, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत, तो ये सब आप पढ़े ही होंगे प्रभावी बहुमत के बारे में। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है, दूसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उल्लेख प्रक्रिया नियमों में से नहीं है। और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो एक बार आप लोग खुद इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है। ए ऑप्शन क्या है? सही है। मतलब 33 का जो आंसर होगा वह ए हो जाएगा। ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो क्वेश्चन इजी बन ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
संसद की प्राक्कलन समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राक्कलन समिति के बारे में पूछा जा रहा है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है। चलिए हम लोग कथन पढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था, पहला है। दूसरा है, इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पहला क्या है, प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था। और दूसरा है, इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 34 का आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का संविधान न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्रदान करता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय। भारत का संविधान न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्रदान करता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय। बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। सी, सभी न्यायालय। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की बात कही जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद की उल्लेखित है? अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 इसका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 231। आर्टिकल क्या हो जाएगा? 231 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्थानीय सरकार से संबंधित समितियों का सही कालक्रमिक क्रम कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज व्यवस्था में जब पढ़िएगा तो जरूर पढ़िएगा। जीवीके राव समिति, अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति। तो यह कालक्रमिक क्रम कौन सा है? कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग को देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, पहला जो है बलवंत राय मेहता समिति, जो बलवान है वही पहले आएगा, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो जो बलवान है वही पहले आएगा। तो देख लीजिए, यहाँ एलिमिनेशन मेथड से आप लोग बना सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या है? तो भैया एक किसी में है ना, इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें है, सिर्फ है तो इसमें है, तो सीधा सा आंसर निकल के आया डी, यानी जो बलवान है सबसे ऊपर रहेगा, यानी बलवंत राय मेहता समिति। तो डी में ही एक है, तो जैसे ही एक पकड़ाया तो ऑलरेडी एक यहाँ कहीं है ही नहीं, तो तीनों ऑप्शन कट गए। ठीक है, और सिर्फ और सी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत ठीक है, इंट्यूशन से भी क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम है ना, पेशा जिसको बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला है, इसे 1996 में लागू किया गया था। दूसरा है, यह अनुसूची 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तीसरा जो अधिनियम की धारा 4 क्लॉज आई, यह अनिवार्य करती है कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायत या समिति ली जाए। और यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक और दो दोनों, उपरोक्त, सभी। ठीक है, 2 और 3। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर आप लोग करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हम लोग कितना क्वेश्चन देख चुके हैं? 38 क्वेश्चंस देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, 38 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। ठीक है, अब 39 क्वेश्चन, 39 नंबर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद दिया गया है, दूसरे मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, 51A मैच द फॉलोइंग 51
ए क्लॉज एफ, 51A क्लॉज के, 51A क्लॉज आई। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद आंसर करने का प्रयास किए, ठीक है। 51A क्लॉज क्या है पहला, 51A क्लॉज सी, उसमें क्या है, करिए आंसर कमेंट बॉक्स में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना, ठीक है। तो 51A 2 हो जाएगा ना, 51A का 2, ठीक है, पहला मतलब A का 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए A का 2, यानी एलिमिनेशन मेथड से चलिएगा तो A कट गया, ये कट गया, बच गया A और D, क्या बच गया A और D। 51A F में क्या दिया हुआ है, 51F में क्या दिया, हमारी क्या है, संस्कृति है ना, हमारी सामरिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को संजोना और संरक्षित करना। अब देखिए B का 3, बी का 3, यानी ये भी कट गया और सीधा आंसर ये निकल के चला है। जब 51 का ये पता रहेगा तो BC ऑलरेडी कट जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग बना सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा बहुत ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन हैं, ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। भारत में रिट क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। पहला क्या है, रिट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है, ना कि अपीलीय क्षेत्राधिकार का, ठीक है भैया, सही है। इसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, ये भी सही है। सीधा सा आंसर इसका निकल कर आ जाएगा 1 और 2, 1 और 2, क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कितने क्वेश्चंस किए, 40 क्वेश्चंस हम लोग कर लिए, ठीक है। अब 41 नंबर देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, न्यूनतम आयु पूछा है, क्या आंसर होगा आप ही लोग बता दीजिए। तो यह 35 साल, ठीक है। विधायक बनने के लिए कितना चाहिए, या विधायक या संसद बनने के लिए आपको पता है 25, ठीक है ना, यही चाहिए ना, 25 वर्ष, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना चाहिए, ठीक है, 35। और राज्यसभा का मेंबर यदि बनते हैं तो उसके लिए आपको कितना वर्ष आयु चाहिए, 30, है ना, 25, 30, 35, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 41 का आंसर डी हो जाएगा। 41 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42। निम्नलिखित में कौन सी वैध शर्तें भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिला सकती है। पहला है, ठीक है, दल को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 से अधिक राज्यों में कम से कम 6% मत प्राप्त करने चाहिए और 1 या अधिक राज्यों से लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी चाहिए, सही है। दूसरा है, दल ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों को 2% जीता हो, यह भी सही है। तीसरा है, पिछले लोकसभा आम चुनाव में दल को किसी एक राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 सीटों पर कम से कम 1 सीट जीतनी चाहिए, ये नहीं होगा। चौथा है, दल को 4 या अधिक राज्यों में राजदल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तो चौथा भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। तो हम लोग 42 नंबर क्वेश्चंस देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और यहाँ ऑप्शन है, पहला है अनुच्छेद 21, दूसरा है अनुच्छेद 20, तीसरा है अनुच्छेद 23, चौथा है अनुच्छेद 22। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सिंपल सा आंसर, इजी क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20, ठीक है। अनुच्छेद 20 और 22 में दो बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले देखो कि अनुच्छेद 20 में क्या है भैया, पहले गिरफ्तार होगे तभी जाकर आप क्या है ना, पहले अपराध करोगे तभी जाकर आप गिरफ्तार
हो सकते हो। ऐसा थोड़ी कि पहले ठीक है गिरफ्तार कर लिया जाए, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाए कि चलो भैया ठीक है गिरफ्तारी आपकी होगी, आप जाके अपराध करो। नहीं, तो पहले अपराध आएगा तो वो पहले आर्टिकल्स में आएगा, और जो बाद में आएगा वह गिरफ्तारी का आएगा। तो बीच में क्या होगा, अपराध के विरुद्ध संरक्षण आपको दिया जाता है। कुछ संरक्षण, कुछ वहां पे पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स में अच्छे से पढ़े हैं। फिर जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें कुछ बिंदु बताए गए कि भैया आपको कौन कौन से संरक्षण प्राप्त है, ठीक है ना, गिरफ्तारी के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? क्या होगी? अंग्रेजी भाषा में ही होगी। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 348। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 348। और ये क्वेश्चन एडीओ में पूछा गया था, ठीक है। तो एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम हुए उसी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। पहला है, ठीक है, पुरुष और महिलाओं के लिए सामान्य कार्य हेतु समान वेतन, बिल्कुल है। दूसरा है, ठीक है, काम का अधिकार, बिल्कुल है, काम का अधिकार, ठीक है। तीसरा है बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। तीसरा क्या है? बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। तो तीनों है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग 45 नंबर क्वेश्चंस देख लिए और लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस के बीच में है। देखते हैं कि मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस हम लोग आज कर पाते हैं, ठीक है। अब 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। पहला है 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के पास मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करने का विकल्प है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है 21 वर्ष की आयु प्राप्त कोई भी व्यक्ति पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दो तो हम लोग देख लिए। तीसरा है पंचायत से संबंधित प्रावधान के केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते हैं। तो तीसरा नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। क्या आंसर हो जाएगा? बी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अब 47 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए का सही कालक्रमिक क्रम में क्या है। पहला देखते हैं निर्वाचन कानून सुधार पर संयुक्त संसदीय समिति। दूसरा जो है चुनाव सुधार पर गोस्वामी समिति। तीसरा है चुनाव सुधार पर तारकेंडू समिति। और चौथा है राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध निर्वाचन आयोग का अभियान, ठीक है। तो इसको मतलब कालक्रमिक क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर? खुद भी कमेंट बॉक्स में करिए। तो पहला है निर्वाचन कानून सुधार संयुक्त संसदीय समिति, पहला, ठीक है, सबसे ऊपर आएगा। फिर चुनाव सुधार पर गोस्वामी समिति, चुनाव सुधार पर तारकेंडू समिति, तो इसके बाद 3 आएगा। उसके बाद राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध निर्वाचन आयोग का अभियान 4, यानी 1 3 2 4, 1 3 क्या होगा? 1 3 2 4 इसका आंसर होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अभिकथन, ठीक है ना, रिजर्वेशन वाले क्वेश्चंस। ए, संविधान ने भारत को राज्यों का संघ बताया है, ना कि एक संघराज्य फेडरेशन। ना कि एक क्या है? संघराज्य फेडरेशन, ठीक है। दूसरा जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का एक अविनाशी संघ बनाने हेतु राज्यों के बीच समझौता का परिणाम है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है, ठीक है। अब है पहला ए असत्य है जबकि आर सत्य है। बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सत्य है जबकि आर असत्य है। आपको पता होगा भारत क्या है? राज्यों का संघ है,
ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन है, भारतीय राज्य व्यवस्था एक अविनाशी संघ बनाने हेतु राज्यों के बीच समझौता का परिणाम है, यह नहीं होगा। तो सिंपल सा आंसर हो गया ए सत्य है, जबकि आर असत्य है। क्या है? जबकि आर असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संविधान गलत है को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। पहला है, संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति की कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। दूसरा है, पदस्थ मुख्यमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्तारूढ़ दल का एक नया नेता नियुक्त करता है तो राज्यपाल को नए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा। गलत कथन बोला जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर करिए, फिर हम बताते हैं। तो गलत कथन बोला जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ए भी नहीं होगा और दो भी नहीं होगा। तो यानी ना तो एक ना ही दो। क्या हो जाएगा? ना तो एक ना ही दो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द फ्लोइंग है, ठीक है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुने, ठीक है। अब ए में है अध्यक्ष, बी है वित्त मंत्री, सी है राष्ट्रपति और डी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एक अध्यक्ष का क्या हो जाएगा? इधर देखिए, मांगों पर चर्चा करने हेतु समय सीमा तय करना। अध्यक्ष का ए, मतलब एक का ए हो जाएगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वित्त मंत्री का हो जाएगा पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भाग लेना। राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा कि भैया संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख करना। और डी का 2 हो जाएगा क्या? कार्यपालिका के वित्तीय संचालन की जांच करना। कैग कैग पढ़े होंगे ना, 148 से लेकर 151 आर्टिकल के बीच कैग का जिक्र है। और इसका काम क्या होता है? लेखा जोखा करना, चाहे केंद्र स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो। और करप्शन के भी मामले जो आते हैं तो कैग ही उजागर करते हैं। जब हम लोग कैग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग 50 क्वेश्चन फाइनली देख लिए। तो कुछ क्वेश्चन और बचे हैं तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो 50 क्वेश्चन हम लोग गो थ्रू कर लिए कि एक साल के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे हैं वही सारे क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, है ना, हम लोग और क्वेश्चन को जान लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री के भी क्वेश्चन करा दिए जाएं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन करा दिए जाएं और कोशिश रहेगी कि करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन करा दिए जाए, ठीक है। तो एक बार खुद से भी करिए, मेरे द्वारा तो करा ही दिया जाएगा। टेलीग्राम पे भी जो इसके PDF है वो डाल दिए जाएंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। और बाद बाकी नेक्स्ट सेशन में कोशिश करते हैं कि 30-40 क्वेश्चन और हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट करा दें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभावशालीता के संभावित कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, पहला जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल जैसे विभिन्न शासन कार्यों का हस्तांतरण 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो एक ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण के अनिवार्य प्रावधानों के बावजूद इन कमजोर समूहों का प्रतिनिधित्व लगभग नहीं के बराबर है। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है? अप्रभावशालीता के संबंधी कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका जो सीधा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 51 क्वेश्चन कर लिए, 52 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें। आइए विचार करते हैं। विधानसभा द्वारा पारित लेकिन विधान परिषद में लंबित
विधेयक। ठीक है, पहला कथन है विधान परिषद द्वारा पारित लेकिन विधानसभा में लंबित विधेयक। तीसरा जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति हेतु लंबित विधेयक। चौथा जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इसके आंसर आप लोग भी करिए। ठीक है, तो पहला जो था विधानसभा द्वारा पारित लेकिन विधान परिषद में लंबित विधेयक, तो ये है सही है। ठीक है, दूसरा जो है विधान परिषद द्वारा पारित लेकिन विधानसभा में लंबित विधेयक, ये भी सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति हेतु लंबित विधेयक, ये नहीं होगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक, ये भी नहीं होगा। और जो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइट इशू है। ठीक है, सारा कुछ सही चल रहा है ना थोड़ा। ठीक है, लाइट कम दिख रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अब 53 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 53 नंबर, कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण रखने के अपने कार्य में कैग निम्नलिखित में से कौन समितियों की सहायता करता है? कैग का बता है 148 से लेकर 151 में इसका जिक्र है। लेखा जोखा का काम रहता है इनका, चाहे वह स्टेट के लेवल पे हो चाहे वह सेंटर के लेवल पे हो। ठीक है, कैग का। ठीक है ना, पहला जो है लोक लेखा समिति, दूसरा है विशेषाधिकार समिति, तीसरा है प्राक्कलन समिति, चौथा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन समितियों की सहायता करता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला लोक लेखा समिति तो है ही, दूसरा है विशेषाधिकार समिति, ये नहीं होगा, तीसरा है प्राक्कलन समिति, ये भी नहीं होगा, चौथा है सार्वजनिक उपक्रम समिति, यानी इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा, यानी 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 4। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर क्या है? विचार करिए। चलिए आइए विचार करते हैं। पहला है यह अधिनियम निर्दिष्ट वर्ग के अवैध प्रवासियों को भारत में 5 वर्ष के निवास के बाद प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है विधेयक के प्रावधान पूरे देश में लागू है, नहीं होगा। तीसरा है प्रवासन हेतु कट ऑफ तिथि 31 दिसंबर 2014, यह उससे पहले है, यह उससे पहले है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 और 3, यानी 1 भी सही है, 3 भी सही है और 2 नहीं इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3, 2 नहीं आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 98वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी सही कथन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सही कथन पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग पहला। ठीक है, 98वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 371 ने जोड़ा है, जो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है विशेष प्रावधानों का उद्देश्य क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु धन के न्यायसंगत आवंटन के लिए संस्थानगत तंत्र स्थापित करना है, दूसरा भी सही है। तीसरा है अनुच्छेद 371 जे ने क्षेत्र से संबंधित छात्रों के लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया है, तीसरा भी सही है। यानी जो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी एआईडीओ में। ठीक है, अब नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्नलिखित किस क्रम में रखे गए? भारत के संविधान में निम्नलिखित किस क्रम में रखे गए हैं? हम लोग देख लेते हैं किस क्रम में रखे हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में उल्लेख करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला होगा राज्य के नाम में परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और नेक्स्ट जो हो जाएगा वह होगा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के बारे में
उल्लेख, और उससे जो नेक्स्ट हो जाएगा किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करना, यानी हो जाएगा 2143, 2143, यानी बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2143, 2143 इसका आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर है। ठीक है, ये भी एईडीओ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 93 संविधान संशोधन निम्नलिखित में से संबंधित है, यानी 93वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है पंचायती राज संस्थाएं, दूसरा है विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, तीसरा है शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, यानी सीधा सा आंसर इसका सी हो जाएगा। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम लोग 58 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चंस एडीओ का है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में दिए गए निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। क्या है? निम्नलिखित प्रावधानों पर क्या करना है? विचार करना है। अनुच्छेद 280 पता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। क्या है अनुच्छेद 280 में? फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 324 वित्त आयोग। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 324 वित्त आयोग नहीं होता है, 280 होता है वित्त आयोग। 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है आर्टिकल 324 में। यहाँ पूछा भी जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही नहीं? तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो ये जब 280 में भारत निर्वाचन आयोग उल्टा कर दिया है ना, तो यहाँ ये वित्त आयोग के पास 280 होना चाहिए, भारत निर्वाचन आयोग के पास 324 होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। अब कितने नंबर क्वेश्चंस थे? 58 नंबर क्वेश्चंस थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। संविधान की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान गठित किया गया था? मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्या पूछा है? समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान गठित किया गया था? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा क्या? अटल बिहारी वाजपेयी। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और नीचे दिए गए कूटों से उत्तर दीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग है। हम लोग देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, अधीनस्थ विधान, सार्वजनिक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति का क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति का हो जाएगा व्यय में मितव्ययता हेतु सुझाव। ठीक है, ये हो जाएगा ना मितव्ययता हेतु सुझाव हो जाएगा। और लोक लेखा समिति का जो हो जाएगा, लोक लेखा समिति का हो जाएगा विनियोजित लेखाओं की जांच करना। अधीनस्थ विधान का हो जाएगा आपका विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों के तहत कार्यपालिका विभागों द्वारा बनाए गए नियमों की जांच करना। और सार्वजनिक उपकरण समिति हो जाएगा सार्वजनिक उपकरण के प्रदर्शन की समीक्षा करना, यानी सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 1 3 4। क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एजर्शन वाला क्वेश्चन है, अभी कथन वाला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित में नहीं अखिल भारतीय सेवाओं बना सकती है। अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन से सर्विस आता है ये बताइए। तो आईएएस आता है, आईपीएस आता है, आईएफएस आता है। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और अखिल भारतीय सर्विस का मतलब होता है जो दोहरी रणनीति के अंदर काम करे, यानी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति और राज्यों में काम जो करते हैं अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो 3 सर्विस उसमें आते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएफएस व इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं आता है अखिल भारतीय सर्विस में। ठीक है, इतना तो आप जान ही गए होंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित में नहीं अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। ठीक है, राज्यसभा व्यापक रूप से राष्ट्रीय हित को परिभाषित कर सकती है। तो पहला जो है क्या है? सही है, पहला सही है, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका सही नहीं है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए सत्य है परंतु क्या है?
आर और सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया था? यहाँ सारे अनुच्छेद लिखे गए हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। जो इसका जो आंसर हो जाएगा 243 डी, इसका जो आंसर हो जाएगा 243 डी। पंचायती राज के अंतर्गत जितने भी कुछ आर्टिकल्स हैं ना, उसको भी देख ले, वहां से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस काफी बनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। जनवरी 2015 में निम्नलिखित में से किसे भारत के नीति आयोग का पहला सीईओ नियुक्त किया गया? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015। किसके बदले? योजना आयोग के बदले। और यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस में आप जाकर देख लीजिएगा। पहला है सिंधु श्री खुल्लर, बी आर सुब्रमण्यम, साइरस मिस्त्री, एस एस मुद्रा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर करिए, सिंधु श्री खुल्लर। इसका आंसर क्या होगा? सिंधु श्री खुल्लर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। भारत में संसद में बजट अधिनियम में निम्नलिखित 5 चरण होते हैं। पहला है सामान्य चर्चा, दूसरा है मांगों पर मतदान, तीसरा है प्रस्तुतिकरण, चौथा है वित्त आयोग और पांचवा है विनियोग विधेयक। क्या है? पांचवा है विनियोग विधेयक और है उपरोक्त को कार्यक्रम से व्यवस्थित करें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए, सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान, प्रस्तुतिकरण, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक। तो प्रस्तुतिकरण पहले आ जाएगा, प्रस्तुतिकरण पहले आ जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे फिर सामान्य चर्चा आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये आ जाएगा, है ना, मांगों पर मतदान, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका विनियोग विधेयक, और लास्ट में आ जाएगा आपका वित्त विधेयक। यानी 3 1 2 5 4 आंसर हो जाएगा। इसका आ जाएगा ए नंबर आंसर होगा 3 1 2 5 4, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में पूछा गया है। उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, कथन पे विचार करिए, सही आंसर तक पहुंच जाइएगा। पहला है ईवीएम का पहली बार उपयोग 1982 में केरल के विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे भी देख लेते तब आंसर तक पहुंचते हैं। जहां बिजली नहीं है वहां ईवीएम काम नहीं करती है, जहां बिजली नहीं है वहां ईवीएम काम नहीं करती है। तीसरा है ईवीएम को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा डिजाइन और तैयार किया गया है। और चौथा है ईवीएम के साथ वीवीपैट का पहली बार उपयोग नागालैंड में किया गया था। तो यहाँ जो 2 नंबर पढ़िएगा, जहां बिजली नहीं है वहां ईवीएम काम नहीं करती है। आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, जहां बिजली नहीं है वहां ईवीएम काम नहीं करती है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो लगभग हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए और 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। न्यायिक समीक्षा के दायरे के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहा है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की बात कही जा रही है। जुडिशियल रिव्यू पढ़े होंगे ना, आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 में जुडिशियल रिव्यू की बातें कही गई है। और जब जुडिशियल रिव्यू पढ़ाएंगे चैप्टर मेंस के दौरान, तब वहां पे डिटेल हम बता देंगे जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है पूछा गया, संसद के किसी विधि से प्राप्त प्राधिकार को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि संसद का अधिनियम स्वयं असंवैधानिक है। दूसरा है प्रतियोजित विधान को वैधता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तीसरा है मौलिक अधिकारों के पवित्रता का प्रशासन द्वारा उल्लंघन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए 1 2 3, केवल एक डी में है 2 और 3। क्या इसका आंसर होना चाहिए? इसका पालन पढ़ते, संसद के किसी विधि के प्राप्त प्राधिकार को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि संसद का अधिनियम स्वयं असंवैधानिक है, सही है, ठीक है। प्रतियोजित विधान को वैधता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, ये भी सही है। मौलिक अधिकारों की पवित्रता का प्रशासन द्वारा उल्लंघन किया जाता है, ये भी सही है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 अभिकथन एजर्शन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र
पद धारण करता है। आपको पता है प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। जब तक प्रसाद है तब तक है ना प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है पहला राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ है प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। क्या है? ए असत्य है परंतु आर असत्य है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बिल्कुल, जब तक वो बहुमत में बने रहते हैं तभी तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, मेजोरिटी चल गई, प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। ठीक है ना, तो लेकिन पूछा जाता है सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तब जाकर आप 5 साल आंसर लगाइएगा। ठीक है, 5 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या हो जाएगा? ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का हो जाएगा व्यक्ति के देह प्रस्तुत करना। ठीक है, फिर आप परमादेश, इसका जो हो जाएगा हम आदेश देते हैं। उसके बाद होगा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण वारंट या अधिकार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अधिकार परीक्षा का हो जाएगा, उत्प्रेषण का हो जाएगा, सॉरी उत्प्रेषण का ही हो जाएगा प्रमाणित या निश्चित किया जाना। उत्प्रेषण का प्रमाणित या निश्चित किया जाना होगा, और अधिकार परीक्षा का मतलब हो जाएगा वारंट या अधिकार। तो आप भी मिला सकते हैं, क्या है? सी हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और लास्ट है डी का 1। ठीक है, डी का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इतने क्वेश्चंस देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी। ठीक है, पढ़े होंगे, है ना, किसके द्वारा लगाया गया था? पता ही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा हटाया गया था। डायरकी सिस्टम के तहत हस्तांतरित विषयों की देखभाल राज्यपाल और उसकी मंत्री परिषद द्वारा की जानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं था? शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, श्रम, भू राजस्व। और इसके जो है ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। क्या आंसर हो जाएगा? तो शिक्षा, ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है ना, एक श्रम हो जाएगा और एक होगा भू राजस्व। ठीक है, तो 3 और 4 ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? 3 और 4, 3 और 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 70वें क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, 70 क्वेश्चंस, 69 हम लोग देख लिए। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है उसे अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद किसी भी सरकारी पद पर रहने से रोका जाता है, सही है। दूसरा है कर्मचारी के वेतन को छोड़कर उसका वेतन सरकार के लोक लेखा पर भारित होता है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पहला जो है सी। ठीक है, सी हो जाएगा, केवल एक, उसे अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद किसी भी सरकारी पद पर रहने से रोका जाता है। दूसरा जो है वह नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 70 का आंसर सी हो जाएगा, केवल एक। अब 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, विकास कार्यक्रमों को लागू करना ग्राम सभा का एकमात्र कार्य है। दूसरा है कुछ राज्यों में ग्राम सभा निर्माण और विकास समितियों जैसी समितियां बनाती है। अभी कथन वाला क्वेश्चन है, आप लोग भी आंसर करिए क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला जो है विकास कार्यक्रम को लागू करना ग्राम सभा के एकमात्र कार्य है, ये नहीं है, ये नहीं होगा, यानी ये असत्य है। लेकिन कुछ राज्यों में ग्राम सभा निर्माण और विकास समितियों जैसी समितियां बनाना ये सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ए सत्य है, परंतु आर असत्य है। नहीं, ये असत्य है परंतु आर असत्य है। ठीक है, आर क्या है? आर जो है सत्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 72 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की किस विशेषता का सही वर्णन निम्नलिखित में से किया गया है? यहाँ
4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट में से क्या आंसर होगा आप लोग बताइए। प्रांतीय विषयों को राज्यपाल के अधीन आरक्षित विषयों और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा संचालित हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया है। तो ये तो सही ही है, जब 4 स्टेटमेंट ही दिए गए हैं तो पहला से ही पता चल रहा है कि ए सही है, तो ए आंसर आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस पुस्तक से लिखा गया है? ठीक है, वंदे मातरम से क्वेश्चन आया है, प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आनंद मठ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मठ। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग पहले पढ़े भी होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? पंचायती राज की बात कही जा रही है, पंचायती राज से दिख रहे हो कि भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। थोड़ी देर पहले भी तो बताए थे। ठीक है, 243 अनुच्छेद 51 क्या है? डीपीएसपी जब पढ़ोगे उसके अंतर्गत ये आर्टिकल आता है। ठीक है ना, और 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन प्रस्तावित करने वाले एक निजी सदस्य के विधेयक के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या आंसर होगा? है ना, क्या होगा? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा राज्यों द्वारा अनुमोदन, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, प्रयास नहीं किया गया। चलिए नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत के महान्यायवादी और महान्यायाधिकर्ता के बीच अंतर को सही रूप से स्पष्ट करता है? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है महान्यायवादी की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं, महान्यायाधिकर्ता की राष्ट्रपति, महाधिवक्ता होता। ठीक है ना, चलिए ठीक है, वहां पे स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। महान्यायाधीश भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, न्यायाधिकर्ता द्वितीय। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में लग रहा है एरर है, लेकिन बी ऑप्शन देखोगे तो महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। बिल्कुल विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार को जरूरत भी पड़ती है कि है कोई विधि सलाहकार हमारे आसपास चाहिए, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता मुक्ता निम्नलिखित में से किसे संरक्षित होती है? अवमानना की शक्तियां, निश्चित सेवा शर्तें, सी कार्यकाल की सुरक्षा, डी उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्या आंसर होगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं या उनका निधन हो जाता है तो क्या होता है? यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग एक बार देखिए फिर इसका आंसर करिए। मंत्री परिषद स्वतः भंग हो जाती है, सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री स्वतः कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन जाता है, सी है राष्ट्रपति को तुरंत नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है जो 6 महीने के भीतर लोकसभा में बहुमत सिद्ध करे, डी है लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है और नए चुनाव आवश्यक हो जाते हैं, और यह प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते तो उनका निधन हो जाता है तो क्या होता है? तो मंत्री परिषद स्वतः भंग हो जाती है। मंत्री परिषद क्या हो जाती है? स्वतः भंग हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10वीं अनुसूची का दल बदल विरोधी कानून किस उद्देश्य से बनाया गया है? ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कही जा रही है। एंटी डिफेक्शन से क्वेश्चंस आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़े और इसके स्टेटमेंट को हम लोग जानते हैं। पहला है सदन के अध्यक्ष को अधिक शक्ति देने के लिए, दलीय अनुशासन सुनिश्चित करने और बार बार दल बदलने के उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए। तो बी नंबर तो बिल्कुल सही लग रहा है। 79 का जो आंसर हो जाएगा वह आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, यानी सीधा बात का पूछा जा रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए आइए विचार करते हैं। पहला है
यह शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यानी क्या कर रहा है, यह शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यह केवल केंद्र सरकार की संस्थाओं पर लागू होता है, बिल्कुल गलत है। नीचे दिए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर लीजिए, चुन लीजिए। ये हो जाएगा केवल एक, केवल एक, ठीक है। क्या हो जाएगा, केवल एक। हम लोग कितने क्वेश्चंस कर लिए, 80 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब 81 देखेंगे। भारत में नियंत्रण और संतुलन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। नियंत्रण और संतुलन की बातें कही जा रही है, ठीक है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी खातों का लेखा परीक्षण। बी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। सी है, सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित कानूनों को असंवैधानिक होने पर निरस्त कर सकता है। डी है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित कानूनों को असंवैधानिक होने पर निरस्त कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा जिसने भारत में अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से, क्या है, संविधान से प्रभावित है। सिंपल सा क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स की बातें कही गई। फंडामेंटल राइट्स क्या है, पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में है, ठीक है। आर्टिकल जो है 12 से 35 है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा कहां से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यदि पूछा जाए ना कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है, तो मेरे द्वारा बोला जाएगा कि भैया पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट्स। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं दिया गया, आम जनता को दिया गया। उसके अधिकारों को बताया गया कि भैया उसके अधिकारों का हनन हो जाता है तो वह कहां जा सकते हैं, है ना। 226 के तहत आपको पता होगा हाईकोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से वो राहत पा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ना, वो फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स का जो भाग है वो कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अंदर कुछ आर्टिकल है, टर्मिनोलॉजी लिखी गई है, वो अलग अलग जगह से ली गई। जैसे आप पढ़े होंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये अलग अलग जगह से लिए गए। लेकिन जो इसको देखोगे ओवरऑल जो पार्ट्स लिया गया है वह कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। तो क्वेश्चंस यही पूछ रहा है। और आर्टिकल 21 में किसकी बातें कही गई है, राइट टू लाइफ की बातें कही गई है। जीवन जीने का अधिकार भी है, मरने का अधिकार, मरने का अधिकार नहीं कि फांसी पे लटक के मर जाएं या छत से कूद के मर जाएं। इसके भी कुछ प्रावधान है। आप पढ़े होंगे इथुनेसिया, एक्टिव इथुनेसिया, पैसिव इथुनेसिया, और ऐसे मामले अभी आए भी थे ना, रिश्ताना केसेज आप पढ़े भी होंगे, वहां भी इस चीज का जिक्र था। और इससे पहले अरुणा शानबाग पढ़े होंगे, 2011 का जजमेंट पढ़े होंगे, तो वहां भी आप पढ़े होंगे कि इथुनेसिया क्या होता है और एक्टिव इथुनेसिया क्या होता है, पैसिव इथुनेसिया क्या होता है, लीगल कौन है, इलीगल कौन है। जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो आर्टिकल 21 में ये सब बातें आप पढ़ोगे, ठीक है। और समय समय पे इसका विस्तार भी किया गया है, ठीक है। निंदा का भी अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार। इसलिए कोई डिस्टर्ब करे तो या बोलो ये मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। हम लोग ओवरऑल देखोगे 82 क्वेश्चंस देख लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है। पहला है केवल मतदाता सूची की तैयारी की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण। बी है स्थानीय निकाय चुनाव से संबंधित मामलों में राज्यपाल को सलाह देना। सी है केवल पंचायत चुनाव का संचालन। और डी है पंचायत और नगर पालिका के सभी चुनाव का संचालन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी हो जाएगा, पंचायत और नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का संचालन करना। डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 84 वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए ये विचार करते हैं। पहला है इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। यह केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय समाधान के वितरण की सिफारिश करता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। और यहाँ दिए गए ए बी सी डी, क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो पहला जो है क्या है, कथनों पर विचार करिए, यहाँ है कोड का उपयोग, सही उत्तर चुनिए।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ये भी सही है और दूसरा भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, भारत में मौजूदा राज्य के क्षेत्रफल, सीमाओं या नामों में परिवर्तित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है, सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो पहला है, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना इस संबंध में कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये भी सत्य है। और तीसरा है, राष्ट्रपति को विधेयक को राज्य विधानमंडल के उसके विचार व्यक्त करने के लिए भेजना आवश्यक है, ये भी सत्य है। संसद इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। चौथा जो है सत्य नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2 और 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर सत्य कथन पूछा जा रहा है। पहला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। दूसरा है, सेवानिवृत्ति के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारों के अधीन नहीं है, राज्य सरकारों के अधीन नहीं है, ठीक है। तीसरा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर यहाँ चुनने बोल रहा है। तो पहला जब देखोगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती, सही है। दूसरा है, सेवानिवृत्ति के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते, लेकिन राज्य सरकारों के अधीन नहीं, ठीक है, ये गलत है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3। और क्या आपको बताए कि 148 से लेकर 151 आर्टिकल के बीच में इसका जिक्र है, ठीक है ना। और क्या काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें भाग 3 भी शामिल है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। दूसरा जो आर है, ए में ये कहा गया, आर में कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले 1967 में यह माना था कि संसद भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती है। अब आपको कह रहा है भैया सही उत्तर चुनिए, ठीक है, पहले अच्छे से पढ़िएगा तभी ना सही उत्तर चुनिएगा, ठीक है। तो पहला जो है क्या कहा है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती जिसमें भाग 3 भी शामिल है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है। वह मूल संरचना को क्या है, नष्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ है ए भी सही है, ए सही है। और आर देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले 1967 में यह माना था कि संसद 3 में संशोधन नहीं कर सकती है, यानी ए आर दोनों सही है। लेकिन आप देखोगे आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। गोलकनाथ केसेस बताए थे कि भैया ठीक है, इंदिरा गांधी का मामला चल रहा था, गोलकनाथ बोला भैया ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स में क्या है भैया, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो उधर इंदिरा गांधी बैठी थी, बोली भैया इसको तो हम छेड़छाड़ करेंगे। फिर अपने क्या बोले थे ना कि बुलाई थी गृह मंत्री को, गोखले को, या बोल रहा है कि है ना कि भाग 3 को छूना मना है। तो बोले भैया कि भाई ठीक है, भाग 3 को नहीं छूनेंगे। गोखले जो उनके जो सलाहकार थे, गृह मंत्री थे, बोले ठीक है मैडम क्या दिक्कत है, भाग 3 नहीं छूएंगे, कुछ और छू लेंगे, 368 छू लेंगे, 368 से संशोधन कर देंगे। बहुत सारे इस तरह के मामले उठ रहे थे। उसके बाद इंदिरा गांधी बोली ठीक है चलो ये तो हो गया, अच्छा आइडिया दिया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है, ये सब बात बताए थे जब क्लास पर आए थे। उसके बाद बातें उठी थी भैया ठीक है अब हमको क्या होना है, समाजवादी होना है। तो बोले अरे ये तो सिंपल काम है, फंडामेंटल राइट्स को दबा देना है, डीपीएसपी को हावी कर देना है, डीपीएसपी को ऊपर ले आना है, समाजवादी बन जाएंगे। तो इस तरीके से सारे जो क्लास में चीजें बताई थी इंटरलिंक करके बताए थे। तो 1967 का यही है गोलकनाथ मामला, ठीक है। तो जब डिटेल क्लास लेंगे तो और भी
चीजों को हम लोग क्लियर कर देंगे। ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है तो ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जा सकते हैं। तो होगा बी हो जाएगा, ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। हम लोग ओवरऑल क्वेश्चंस देख लिए, अब लास्ट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। इसका आंसर आप लोग खुद करिए, ठीक है ना। सब कुछ तो बता ही दिए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर खुद करना है। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, यानी एडवाइजरी कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है। कौन थे बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली, कहां मिली, किसके द्वारा मिली, ठीक है ना। ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा। तो एक साल के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आए थे, चाहे वह एडीओ हो, WMO हो या बीपीसी सिविल सर्विस के एग्जाम हो उसमें हो, ठीक है ना, या ऑडिटर में आए हो, DSO में आए हो, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। तो इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री के सेक्शन ले आए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ले आए, तो एक साल का जो क्वेश्चन देखिएगा तो इससे भी आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी अभी वर्तमान में पूछ के आ रहा है, कुछ ज्यादा चेंजेस तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट सेशन हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री का करा देंगे या ज्योग्राफी का करा देंगे। थैंक यू।